सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू दी चैनल। कल तक हमने डिस्कस किया था, हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है, प्रीएम्बल और उसके कुछ कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन हमारी लास्ट 4th क्लास में हमने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज से हमारी क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अभी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं, यानी कि आर्टिकल्स शुरू हो रहे हैं। आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद, जिससे हमारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं पहला पार्ट हमारे संविधान का, विच इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र। और इसमें हम कवर करते हैं आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4 इसमें हम कवर करते हैं। ओके, आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं हम। और आर्टिकल 1 क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत। पहले तो आप यही देख लीजिए, हमारे संविधान में भारत भी वर्ड यूज किया है और इंडिया भी यूज किया है। ठीक है, बीच में एक इंडिया का नाम बदलने की बात चली थी, नरेंद्र मोदी जी का कुछ बयान था, उस पर फिर काफ़ी बहस हुई थी। लेकिन आप याद रखिए, भारत यानी कि इंडिया दोनों एक ही बात है, या फिर मैं बोलूँ इंडिया यानी भारत। ठीक है, दोनों वर्ड्स हमारे संविधान में यूज़ किए गए हैं। जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें काफ़ी डिस्कशन हुआ कि हम नाम क्या रखेंगे, क्योंकि हम शुरुआत में तो भारत थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो हम इंडिया बन गए। ठीक है, भारत थे, हिंदुस्तान थे, लेकिन फिर इंडिया बन गए। तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम दोनों ही नाम को रखेंगे। तो पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ओके, अब यहाँ पर दो टर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं। पहला आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स और दूसरा आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है और टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं जो कि मेंबर्स हैं फेडरल सिस्टम के और संघ के साथ में अपनी शक्तियों को साझा करते हैं। यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया में हम सिर्फ और सिर्फ राज्यों की बात करेंगे और किसी भी अन्य क्षेत्र की बात हम नहीं करेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया में आते हैं हमारे 28 स्टेट्स। ठीक है, जो कि फेडरल सिस्टम का हिस्सा है और संघ के साथ यानी यूनियन के साथ पावर्स को साझा करते हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ और मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब क्या है? स्टेट्स हैं और फेडरल सिस्टम का हिस्सा है, और ये शक्तियां साझा करते हैं यूनियन से। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ब्रॉडर एक्सप्रेशन है, एक बड़ा वर्ड है, और इसमें सभी आते हैं। इसमें स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, और इसके अलावा वो टेरिटरीज या फिर वो क्षेत्र जिसे भारत फ्यूचर में कभी भी एक्वायर कर सकता है, जैसे कि पीओके। पीओके भारत की एक टेरिटरी है और इसे कभी भी एक्वायर कर सकता है, क्योंकि ये इनिशियली हमारी हिस्सा थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। या फिर कोई भी ऐसी टेरिटरी जो अभी हमारी नहीं है लेकिन भारत उसे कभी भी एक्वायर कर सकता है, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब 4 कैटेगरीज में हमने हमारे स्टेट्स को क्लासिफाई किया था या फिर वर्गीकृत किया था। वो 4 कैटेगरीज कौन सी थी? तो कैटेगरी ए, बी, सी और डी में हमने उन्हें रीऑर्गेनाइज या फिर क्लासिफाई किया था। कैटेगरी ए में सभी ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी उन्हें इंक्लूड किया गया था, यानी कि जहाँ पर जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था तब जिन स्टेट्स पर गवर्नर का शासन था या फिर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करता था उन्हें, उसे कैटेगरी ए में रखा गया। जैसे आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड यूपी और वेस्ट बंगाल, ये सब क्या थे?
वे क्षेत्र थे जिन पर गवर्नर का शासन था और इन्हें कैटेगरी ए में रखा गया। देन कैटेगरी बी में हमने स्टेट्स विद लेजिस्लेचर रखा। ये प्रीवियसली है, प्राइवेटली नहीं है, तो इसे सही कर लीजिए। प्रीवियसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, ओके। इसमें आया हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्टर्न पंजाब। ठीक है, पहले पटियाला अलग हुआ करता था, अब पंजाब में है, ये बात अलग है। ठीक है, वो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसके तहत हमने ये सब चेंजेस किए थे। कैटेगरी सी में हमने मीडियम साइज प्रिंसली स्टेट्स को रखा, जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर में आते थे, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग। ओके, और कैटेगरी डी में हमने स्पेशल स्टेटस स्टेट्स को रखा, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में, और आपको बता दूं कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चारों जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए, बी, सी एंड डी, ये चारों कैटेगरीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शेड्यूल 1। ओके, शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 स्पेसिफाई करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को, यानी कि हमारे राज्य कौन से होंगे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरीज होंगे, ये सब मेंशन होता है शेड्यूल 1 में। और ये सब सिर्फ शेड्यूल 1 में मेंशन होगा। ये कहाँ पर कहा गया है? तो आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि पहली अनुसूची में ये सब निर्धारित किए जाएंगे कि कौन से स्टेट्स और कौन से यूनियन टेरिटरीज हमारे होंगे। देन आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 में हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्र किन किन से मिलकर बना होगा। तो पहला है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की जो क्षेत्र हैं वे सब भारत की टेरिटरी में आते हैं। देन हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज, जो कि पहली अनुसूची में मेंशन है, या फिर जिन्हें पहली सूची में निर्धारित किया गया है, उनके क्षेत्र जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में आते हैं। और देन कुछ ऐसे टेरिटरीज जो भारत फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है, वो भी भारत की ही टेरिटरी में आते हैं। देन हम डील करते हैं आर्टिकल 2 की बात करते हैं, और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इट डील्स विद द एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि मान लीजिए हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, लेकिन फ्यूचर में हम किसी एक्सटर्नल एरिया जो हमने किसी भी XYZ रीजन से ऑक्यूपाई किया है उसे इसमें मर्ज करते हैं। ओके, तो इस नए एरिया को मर्ज करने के लिए मैं आर्टिकल 2 का यूज़ करूँगा, यानी कि एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, यानी कि अब कितने हो जाएंगे? 29 स्टेट्स मेरे पास हो जाएंगे +1 करने के बाद। ओके, तो किसी भी नए क्षेत्र को अगर मैं मेरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऐड करता हूँ तो आर्टिकल 2 के तहत मैं कर सकता हूँ। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी कि मेरे पास कोई भी स्टेट है, मान लेते हैं मेरे पास है केरला। ठीक है, मेरे पास है केरला, मैं इसका नेम ऑल्टर करना चाहता हूँ, या फिर मैं इसकी बाउंड्रीज या फिर इसका एरिया ऑल्टर करना चाहता हूँ, या फिर केरला से कोई एरिया सेपरेट कर कर मैं न्यू स्टेट मान लेते हैं ए स्टेट बनाना चाहता हूँ। ओके, ए स्टेट में बनाना चाहता हूँ, तो ये सब मैं आर्टिकल 3 के तहत कर सकता हूँ। आर्टिकल 3 बोलता है मैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है, ठीक है, ये टर्म याद रखिए, एग्जिस्टिंग स्टेट से अगर मैं कुछ लैंड सेपरेट करके नया स्टेट बनाता हूँ, या फिर उसका नेम चेंज करता हूँ एग्जिस्टिंग स्टेट का, बाउंड्री ऑल्टर करता हूँ,
या फिर एरिया जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ, है ना, यानी कि एरिया भी ऑल्टर करता हूँ, तो मैं आर्टिकल 3 के तहत कर सकता हूँ। लेकिन अगर न्यू स्टेट में एडमिट कर रहा हूँ, आर्टिकल 2 के तहत मैं कर सकता हूँ। यानी कि आर्टिकल 3 का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी भी एरिया का, किसी भी राज्य का मैं एरिया कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ऑल्टर द बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्री चेंज कर सकता हूँ। और नेम्स ऑफ एनी स्टेट, यानी कि नेम भी चेंज कर सकता हूँ। देन हमारे पास आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के तहत हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 4 के तहत हम देखेंगे जो कॉन्सिक्वल चेंजेस हैं टू दी फर्स्ट शेड्यूल, वो हम डील करते हैं। और इसका मतलब है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंजेस किए जाएंगे वो अमेंडमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 368। आप जानते हैं अगर मुझे भारत के संविधान में कुछ भी ऐड या फिर चेंज करना होगा, है ना, तो उसके लिए मुझे अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके। और अगर मैं ऐसे चेंजेस करता रहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंट्री में स्टेट्स की बाउंड्रीज और उनके नेम्स को ऑल्टर करना एक कॉमन बात है। तो इसके लिए तो बहुत से अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आर्टिकल 2 और 3 अमेंडमेंट्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे आर्टिकल 368 के तहत। और इसके अदर साइड को देखें कि फर्स्ट शेड्यूल में मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो वो आर्टिकल 4 के तहत मैं कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। कि हमारे पास इनिशियली जो है वो 28 स्टेट्स तो थे नहीं, है ना, उन्हें हमने रीऑर्गेनाइज करके 28 बनाया। उसमें स्टेट कैटेगरीज को पहले रीऑर्गेनाइज किया गया। जो हमारा क्लासिफिकेशन था ए, बी, सी एंड डी कैटेगरीज जो थी हमारी, उसे हमने खारिज कर दिया, वो नल एंड वाइड हो गया। ठीक है। इसीलिए इससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस कैटेगरी से फ्रेम नहीं होते हैं। अब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा राज्य या फिर कौन सा यूनियन टेरिटरी कब बना था। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से। पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है धर कमीशन, देन जेवीपी कमीशन, और उसके बाद आया फजल अली कमीशन। यानी कि टोटल 3 कमीशन हमारे पास आए। शुरू करते हैं धर कमीशन से। जैसा कि आप इसमें नाम में देख सकते हैं, धर धर उसके हेड या फिर चेयरमैन का नाम था और एस के धर इसके चेयरमैन थे। इसका गठन जून 1948 में होता है और इसका रिकमेंडेशन क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर राज्यों का गठन होना चाहिए और लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम राज्यों का गठन ना करें, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना करें। देन हमारे पास आया जेवीपी कमीशन। इसी के कुछ महीनों बाद जून 1948 में आप देखेंगे धर कमीशन का गठन हुआ और दिसंबर 1948 में जेवीपी कमीशन का गठन हुआ। इसे जेवीपी कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट इनिशियल्स हैं ऑफ द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, देन वल्लभ भाई पटेल, देन पट्टभी सीतारमैया। ओके। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में। 4 महीने बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और उसमें इन्होंने लैंग्वेज को फिर से रिजेक्ट कर दिया एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए आप भाषा को एक आधार नहीं बना सकते। ठीक है। लेकिन फिर भी एजिटेशन चलता रहा और फिर हम देखते हैं फजल अली कमीशन हमारे पास आया, जिसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी लगभग 2 साल बाद सितंबर 1955 में। इसके 3 मेंबर्स थे। पहले थे इसके चेयरमैन फजल अली, फिर थे के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। इनका रिकमेंडेशन क्या था
कि अब राज्यों का जो पुनर्गठन है वो आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी कर सकते हैं, भाषा के आधार पर। कल्चरल, उसमें कैसे कल्चर को फॉलो किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, यानी कि उनके जो आर्थिक स्थिति है उसके बेसिस पर। पीपल वेलफेयर, यानी लोगों का जिससे भला हो उस आधार पर। और भारत की एकता को बनाए रखें इस आधार पर आप उनका पुनर्गठन कीजिए। ठीक है, तो ये हमने 3 कमीशंस के बारे में पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ते हैं इन सब स्टेट कमीशंस के पीछे का रीज़न क्या है। आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर हमारा कल्चर भी डिपेंड करता है। मैं जिस तरह की भाषा बोलता हूँ उससे मेरा कल्चर भी प्रूव होता है कि मैं किस कल्चर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो पोटी श्रीरामुलु ये एक आंध्र प्रदेश के एक लीडर हुआ करते थे। और इन्होंने पहली बार डिमांड किया था कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है और इसे बनाया गया था मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग करके। ठीक है, मद्रास स्टेट जो हुआ करता था उससे तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग कर दिया और आंध्र प्रदेश का गठन किया। इनका इन लीडर का नाम याद रखना है, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, पूछेंगे आंध्र प्रदेश का गठन किसने डिमांड किया था, तो पोट्टी श्रीरामुलु ने डिमांड किया था। अब बात करते हैं स्टेट्स एंड देयर फॉर्मेशन। आप देखेंगे 1948 में पहला जम्मू, मतलब पहला स्टेट अगर हम रीऑर्गेनाइज जो हुआ उसकी बात करें तो 1948 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। 1948 में जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। महाराजा कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ठीक है, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत के साथ और भारत के संघ के एक हिस्से बन गए। 1956 में जम्मू कश्मीर ने अपना विलय जो है उसकी प्रोसेस कंप्लीट की विद, यानी कि भारत में मर्ज होने की प्रोसेस जम्मू कश्मीर ने कब पूरी की, तो 1956 में। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आप जानते हैं क्यों साइन किया था? क्योंकि इन पे थ्रेट आने लगे थे। क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 3 चॉइसेस थी कि या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ या भारत के साथ चले जाओ, ओके, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट नेशन की फॉर्मेशन करो। ओके, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं ना भारत के साथ जा रहा हूँ ना पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ, मैं तो मेरा एक इंडिपेंडेंट नेशन बना रहा हूँ। ठीक है, इसी के चलते इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग राज्य बनाया। लेकिन अब पाकिस्तान को यहाँ पर मौका मिला और उन्होंने हमले की तैयारी करी। तो महाराजा हरि सिंह भारत के पास आए और उन्होंने भारत में विलय होने का निर्णय लिया और बोले कि हम भारत में विलय होंगे। और इसके चलते 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह ने और 1956 में इनका विलय कंप्लीट होता है। अगला स्टेट है राजस्थान। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया और पहले इसे हम बोला करते थे राजपुताना। भारत में राजस्थान स्टेट है, उसका पहले नाम क्या हुआ करता था, तो राजपुताना उसका नाम था। देन 1950 में आप देखेंगे आसाम। आसाम बना 1950 में। इसे 1912 में एक प्रांत डिक्लेयर किया गया था और 1912 के बाद में सीधा कहानी आती है 1950 में, जब आसाम को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया गया। देन 1950 में ही बिहार का फाउंडेशन हुआ। बिहार और उड़ीसा प्रोविंस जो है 1936 में बनाई गई थी। पहले सिर्फ बिहार हुआ करती थी। ओके, पहले सिर्फ बिहार हुआ करती थी और 1936 में बिहार और उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ। बिहार और उड़ीसा प्रांत का फॉर्मेशन हुआ और बिहार को 1950 में स्टेटहुड यानी राज्य की उपाधि दी गई। 1950 में ही उड़ीसा का गठन होता है
ओडिशा प्रोविंस जो है 1936 में, जैसा कि हमने बताया, बिहार और ओडिशा साथ में बने थे। स्टेटहुड दोनों को 1950 में मिलता है। और ओडिशा का नाम ओडिशा कब किया जाता है? तो 2011 में ओडिशा का नाम ओडिशा किया जाता है। ठीक है। अब अगला स्टेट 1950 में बनता है, वो है मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1950 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। देन 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है। और जैसा कि हमने आपको पहला बताया था कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि भाषा के आधार पर बना था। और इसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। देन 1956 में हमारे पास एक स्टेट बनता है कर्नाटका। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ही इसकी स्थापना होती है एज मैसूर स्टेट। और इसे 1973 यानी 1973 में इसको रीनेम करते हैं एज कर्नाटका, यानी कि मैसूर का ही नाम क्या है? कर्नाटका। 1973 में इसका रीनेम कर देते हैं। 1956 में बनता है केरला। इसका भी जो फाउंडेशन है वो किससे हुआ था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से हुआ। और ये मद्रास स्टेट और त्रवणकोर कोचीन का पार्ट था। लेकिन फिर इसे सेपरेट करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया, केरला। 1 नवंबर 1956 को ही तमिलनाडु का गठन होता है। पहले इसे मद्रास स्टेट बोला जाता था। और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से इससे एक सेपरेट स्टेट बनाया जाता है, मद्रास। पहले क्या हुआ करता था? मद्रास और त्रवणकोर कोचीन एक हुआ करते थे। मद्रास को अलग करके एक मद्रास स्टेट बनाया गया, जिसे 1969 में क्या बोला? तमिलनाडु। और त्रवणकोर और कोचीन को अलग करके एक अलग स्टेट बनाया गया, जिसे बोला गया केरला। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। पहले जब शुरुआत में ब्रिटिश रूल हमारे भारत में था, तब 1937 में 1937 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओध के नाम से इसे गठित किया गया था। और स्टेटहुड इसे मिली 1950 में। ठीक है। और 1956 में इसे एक स्टेट बनाते उत्तर प्रदेश। ठीक है। 1 मई 1960 को अगर बात करें तो महाराष्ट्र का निर्माण होता है और सेम डे गुजरात का निर्माण होता है। पहले स्टेट हुआ करता था बॉम्बे। ठीक है। बॉम्बे को बाइफरकेट किया गया। ठीक है। ये ऐसे भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर है गुजरात और नीचे है महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 से किया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की फॉर्मेशन होती है और इसे फाउंड किया गया था एज स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। ठीक है। इसके तहत नागालैंड की स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1963 में, अगले साल इसकी स्थापना होती है। देन बात करें 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा की। पहले सिर्फ एक स्टेट हुआ करता था, पंजाब। देन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966 में और उसके तहत 2 स्टेट बन गए, एक हमारा पंजाब हो गया और एक हमारा हरियाणा हो गया। इसके बाद में बात करें 1971 में आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले 1948 में स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत, और इसे हिमाचल प्रोविंस के नाम से इसे स्थापित किया गया था। लेकिन इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956। ठीक है। और इसे स्टेटहुड कब मिला? तो 1971 में इसे स्टेटहुड मिला। डन। आगे आता है 21 जनवरी 1972 को 3 स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा का फॉर्मेशन होता है। मणिपुर को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में, जब हमारा फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था।
तब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया मणिपुर को। फिर फुल फ्लेजेड स्टेट 1972 में बनाया गया, जब हम मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों को बनाए। ठीक है, और ये तीनों किसके तहत बने? तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत बने। आगे बात करें सिक्किम की, तो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना होती है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से। जैसा कि आप जानते हैं, सिक्किम पहले हमारा खुद का राज्य नहीं था, एक सेपरेट डोमिनियन था। ठीक है, लेकिन 1975 के एक्ट के तहत ये हमारे भारत में के यूनियन में विलय करता है। आर्टिकल 2 का यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 2 का यहाँ पर यूज हुआ, और 1975 में भारत में विलय होता है सिक्किम का, और इसे मनाया जाता है सिक्किम डे। 16 मई को 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम डे। आप ये भी याद रखिए, आर्टिकल 2 का यहाँ पर यूज हुआ है। आर्टिकल 3 का कब यूज होगा? आर्टिकल 3 का यूज होगा जब मैं एग्जिस्टिंग स्टेट जो है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट में कोई ऑल्टरेशन करता हूँ, उसके नेम, उसके एरिया, उसकी बाउंड्रीज, ठीक है, या फिर उससे कोई नया स्टेट कार्व आउट करता हूँ। अब आगे आता है 1986 में बनता है अरुणाचल प्रदेश, और इसे 20 फेब 1987 को जाकर फॉर्म किया जाता है। इनिशियली इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, और इसे स्टेटहुड का दर्जा मिला 1986 में। डन। आगे बढ़े तो गोवा गोवा को 30 मई 1987 को जो है गोवा का फाउंडेशन होता है, और इनिशियली ये गोवा दमन एंड दीव का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, और इसका जो एक्ट है वो है स्टेट ऑफ गोवा एक्ट 1986। डन। देन हमारे पास आता है 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का गठन होता है। ऊपर जो था वो 3 स्टेट जो हमने बनाए थे वो थे मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, और अब हम बना रहे हैं मिजोरम 1987 में। इसकी स्थापना एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश के तहत के तौर पर हुई थी, और एक्ट था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ठीक है, और 1986 में इसे स्टेटहुड मिलती है, जब हमने अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम दोनों साथ में दी है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन भी क्या है, सेम है, 20 फरवरी 1987। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेट्स का फॉर्मेशन हमने कर दिया। ऊपर हमने 3 स्टेट्स बनाए थे, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पर बनते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। आगे अगर बात करें, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होता है, और इसे बनाया गया था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 से। ठीक है, इसके बाद में 15 नवंबर 2000 को बनता है झारखंड। झारखंड स्टेट बनाया जाता है, और इसे इनिशियली बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 से बनाया गया। आप जानते हैं कि झारखंड में ज़्यादातर ट्राइबल लोग पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें मिलते हैं ट्राइबल लोग, और उन्हीं के एजिटेशन से वो काफ़ी टाइम से मूवमेंट्स कर रहे थे कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, ताकि हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, ठीक है, उनकी जो ट्राइबल संस्कृति है उसकी रक्षा की जा सके, और उसी के लिए झारखंड स्टेट बनाया गया। ठीक है, इट वॉज सेपरेटेड आफ्टर लॉन्ग अ ट्राइबल मूवमेंट टू सेफगार्ड दी ट्राइब्स कल्चर। आगे बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत इसको उत्तरांचल के तौर पर हमने स्थापित किया, लेकिन 2008 में इसका नाम चेंज करके उत्तरांचल से हमने कर दिया उत्तराखंड। ठीक है, और लास्ट या फिर बोल सकते हैं रिसेंट स्टेट जो है बना हमारा, वो 2 जून 2014 को बना है, और वो है आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर तेलंगाना। आंध्र
प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से हमने तेलंगाना का गठन किया है। डन। अब जैसे हमने स्टेट्स पढ़े, ठीक है, अब वैसे यूनियन टेरिटरीज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनियन टेरिटरीज को पढ़ना। अब यहाँ पर बात याद रखने वाली ये है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा स्टेट बना था, तो तेलंगाना। डन। अब यूनियन टेरिटरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 239 जो हमारा संविधान का, वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ शासित प्रदेश जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो आर्टिकल डील करता है वो कौन सा है, आर्टिकल 239। अब यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, और हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि एलजीज को अपॉइंट करते हैं, जो कि एडमिनिस्टर करते हैं यूटीज को। ठीक है, आगे यूटीज को एडमिनिस्टर कौन करेगा, एलजी। बात करें यहाँ पर दो तरह की यूटीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। एक है जिसके पास अपना सदन है, ये लेजिस्लेचर है, ठीक है, उनके पास अपनी विधानसभा है। और एक तरह की यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि उनके पास खुद की यूनियन टेरिटरी खुद की विधानसभा नहीं है। तो वो कौन कौन सी लेजिस्लेचर हैं, कौन कौन सी यूटी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है, तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास अपनी खुद की विधानसभा है। और विदाउट विधानसभा कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, तीन हमारे पास यूनियन टेरिटरी हो गई विद लेजिस्लेचर। ओके, और अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, पांच हमारे पास हो गई जो कि विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, टोटल 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हो गई। यहाँ पर बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, उनके कैपिटल्स की और उनकी स्टेब्लिशमेंट डेट की। तो पहली यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, राजधानी है कावारती, और इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। और भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप है, और इसका एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और ये एक आर्कीपेलेगो है जो कि 36 छोटी छोटी आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। देन सेकेंड यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। देन वी हैव पुदुचेरी, जिसकी राजधानी भी पुदुचेरी है, और 16 नवंबर 1962 को इसका गठन किया जाता है। देन चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, और 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया जाता है। देन लद्दाख, लद्दाख की राजधानी, समर कैपिटल है उसकी ले, एंड उसकी विंटर कैपिटल है कारगिल। ठीक है, और इसे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनाया गया था। पहले आप जानते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करती थी। 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और उसी के तहत लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। देन हमारे पास है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, इसकी राजधानी है दमन, इन्हें अब एक बना दिया गया है। ठीक है, और 26 जनवरी 2020 को इसका गठन होता है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम बात करते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की। तो अब बात करें गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, GMCTD एक्ट 1991 में। अब भारत में अब बात करेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में पहले क्या होता था, दिल्ली एक यूटी है, ठीक है,
1956 के एक्ट के तहत इसे एक यूटी बनाया गया था। अब यूटी को गवर्न कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और वो अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन दिल्ली के साथ में कुछ केस अलग है। दिल्ली के साथ में क्या है? दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, यानी कि विधानसभा है, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेंगे और बाद में वहाँ के सीएम क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब हुआ फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के लिए सरकार और उसके लोग चुनेंगे। बाकी जगह पर क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्न करते हैं अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहले इलेक्शंस जो थे वो एनसीटी के, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, वो होते हैं 1993 में। और पहले जो सीएम वहाँ बनकर आते हैं वो है मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना वहाँ के पहले सीएम बनकर आते हैं, ठीक है। ये था सिर्फ दिल्ली के लिए डीएल। रिमेनिंग यूटीज में प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी कल हम हमारे पार्ट 2 पर आते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 2 में हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, ठीक है, यानी कि नागरिकता की। आर्टिकल 5 से 11 हम इसमें कवर करने वाले हैं। और सिटीजनशिप खुद में एक छोटा टॉपिक है, तो हाफ एन आवर की क्लास उसके लिए भी हो जाएगी। आज हमारी क्लास हाफ एन आवर से कुछ 7 to 8 मिनट्स ऊपर चली गई है। और धीरे धीरे जब हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते जाएंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो हमारी क्लासेस भी ऑफ कोर्स वहाँ पर बड़ी होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे आपके लिए अच्छा कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स आपको प्रिपेयर करके दिए जा रहे हैं, जिसको आप सिंपली अपने कॉपी में कॉपी कर सकते हैं नोटबुक में। और सेकंड, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट्स को भी कंपाइल करते हैं, देन वो भी आपके लिए इनफ होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।